संगठन घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गृहिणी को कुशलतापूर्वक घर के कार्यों को करने मात्र से या योजना बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों को संयोजित करना भी आना चाहिए। इसके लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना अनिवार्य है, विशेषकर उन गृहिणियों को जो कामकाजी हैं तथा घर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं। परिवार के सदस्यों की सहायता व सहयोग से जटिल कार्य सरलतापूर्वक कम समय शक्ति में संपन्न कर लेती हैं। साथ ही अपनी परिवार के उद्देश्य को भी प्राप्त कर लेती हैं और परिवार का वातावरण भी सुखद, शांतिपूर्ण एवं उल्लासमय बना रहता है। परिवार में प्रेम, सौहार्द और एकता का भाव भी बना रहता है। कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए एक कुशल गृहिणी को घर का सारा काम परिवार के सदस्यों में बांट देना चाहिए। कार्य का बंटवारा करते समय सदस्य की आयु, कार्यक्षमता, रुचि, इच्छा और समय का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सदस्य को अतिरिक्त कार्यभार नहीं देना चाहिए और किसी को अति अल्प नहीं देना चाहिए, बल्कि सब में मिलजुल कर बांटना चाहिए ताकि सभी अपने अपने हिस्से का काम करें। कोई भी कार्य कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए काम को बांटना ही पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, लेकिन वो अपना अपना कार्य करते हैं, जिसी से शरीर की क्रियाएं चल पाती हैं। हाथ अपना काम करता है, पाँव अपना काम करती है और आँख अपना काम करता है। अब हम इसकी परिभाषा देखें तो मैकरफेल्ड के अनुसार एक निश्चित व्यक्ति के समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य को हम संगठन कहते हैं। ई मिलवर्ड के अनुसार कार्य एवं कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। R.C. डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सहयोग करते हैं। ओरविक के अनुसार किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए कौन कौन सी क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना एवं व्यक्ति के बीच इन क्रियाओं का वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन होता है। E.F.L. ब्रैच के अनुसार संगठन प्रबंधन की एक संरचना है, क्योंकि वह अधिक सार्थक कार्य संपादन हेतु कुल उत्तरदायित्व को उचित भागों में विभक्त करती है। संगठन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को हम यदि देखें तो सबसे पहला आता है क्रियाओं का निर्धारण। लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाने के बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि समस्त क्रियाओं को पहले परिभाषित किया जाए, फिर प्रत्येक कार्य को उसकी प्रकृति, आकार, उद्देश्य और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए विभाजित किया जाना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि एक क्षेत्र के कार्यों को एक साथ संपन्न किया जा सके, ताकि एक दूसरे स्थान पर जाते समय व्यर्थ नष्ट ना हो। जैसे रसोई के काम करने हैं तो हमें एक साथ करने चाहिए। नेक्स्ट,
परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन। क्रियाओं का समूहीकरण करते समय विभाजन परिवार के सदस्यों के बीच इस प्रकार से करना चाहिए ताकि उसमें प्रत्येक सदस्य हिस्सा ले और अपनी जिम्मेदारी को कुशलता और निपुणता के साथ संपन्न करे और किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही विश्राम और मनोरंजन के लिए पर्याप्त स्थान रखना चाहिए। किसी भी कार्य को सौंपते समय उस व्यक्ति की सामर्थ्य, रुचि, क्षमता, प्रतिभा, चातुर्य, कुशाग्र बुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में होशियार है या पढ़ाई लिखाई में रुचि है तो उसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। जिस सदस्य को बाजार के कार्यों को शौक है उसे बाजार का काम करने के लिए दिया जाना चाहिए। कार्य करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, एकता, सौहार्द तो बना ही रहेगा, लेकिन बच्चों के मध्य कार्य करने की भावना भी जागृत होती है और यह उनके भविष्य के लिए जरूरी है क्योंकि वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकते हैं। अगली बात आ जाती है कि अधिकारों का सौंपा जाना। केवल कार्य ही नहीं सौंपे जाने चाहिए, लेकिन कार्य के क्षेत्र में जितने भी अधिकार बनते हैं वह भी उसे सौंपे जाने चाहिए ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों का आसानी से प्रयोग कर सके और उन्हें पूरा कर सके, अन्यथा विकार में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट यदि हम देखें, समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापित करना। संगठन का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण होता है कि परिवार के सदस्यों या कोई संस्था है तो उसके कर्मचारियों के मध्य संबंधों में समन्वय होना चाहिए और उनके बीच में संतुलन रहना चाहिए ताकि कार्य की प्रगति प्रभावित ना हो। अब यदि हम देखें कि संगठन का महत्व क्या है तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। संगठित एवं एकजुट होकर काम करने से सफलता तो मिलती ही है और चाहे कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो हम उसका निराकरण आसानी से कर लेते हैं। और जैसा कि कहावत भी है कि एकता में बल है और सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि सीमित साधनों के बावजूद भी वह परिवार विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। संगठन के अगर हम महत्व देखें तो सबसे पहला महत्व है प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि करना। विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक एवं संतुलित महत्व, भ्रष्टाचार को रोकना, विकास को बढ़ावा देना, समन्वय को सुविधाजनक बनाना, प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायता देना, मनोबल व आत्मविश्वास को बढ़ाने में तकनीकी विचारों का अनुकूलन। प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत संगठन को कार्य रूप में परिणित किया जाता है। किसी भी कार्य को केवल कुशलता पूर्वक योजना बना देना अथवा संगठन करने से ही कार्य पूरा नहीं होता, बल्कि कार्य को लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यवस्थित तरीके से पूरा भी करना पड़ता है। योजना को क्रियान्वित होते समय कई समस्याएं आ जाती हैं जिन्हें दूर करना जरूरी होता है और आवश्यकता अनुसार कई परिवर्तन भी करने पड़ते हैं अथवा सुझाव तथा निर्देश द्वारा योजना को पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाया भी जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसी को हम प्रबंध प्रक्रिया का नियंत्रण कहते हैं। अर्थात नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है। डेल हैनिंग के अनुसार नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा
कार्यों को योजना के अनुरूप निष्पादित किया जाता है। नियंत्रण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु गृह व्यवस्था में इसका अर्थ यह है कि समस्त कार्यों का निष्पादन पूर्व निश्चित योजना, निर्देश और उद्देश्य के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो क्यों, इसके क्या कारण हैं और इन कारणों को जानकर उन्हें दूर करना चाहिए ताकि परिवार के उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। परिभाषाएं यदि हम देखें, हेनरी फ्योल के अनुसार नियंत्रण से आशय यह जांच करने से होता है क्या प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजना, दिए गए निर्देश तथा निर्धारित नियम के अनुरूप हो रहा है या नहीं। मिकेल एंड डॉर्सी के अनुसार यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो कि योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचने हेतु दिशा प्रदान करती है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्यों का मूल्यांकन करना और आवश्यकता महसूस किए जाने पर उनमें सुधार लाकर कार्रवाई करना होता है ताकि योजना अनुसार कार्यों का निष्पादन हो सके। मेरी कुशिंग नाइल्स के अनुसार नियंत्रण नियोजन का पक्ष एवं प्रतिरूप होता है, जहाँ नियोजन मार्ग निर्धारित करता है